भारत के वर्क प्लेस में आजकल एक बहुत ही अजीब और गहरी कहानी चल रही है। एक तरफ तो हम सुनते हैं कि माइशत बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इस माइशत को चला रहे हैं वो खुद थकावट, बेजारी और अदम दिलचस्पी का शिकार होते जा रहे हैं। आइए इस पेचीदा सूरत हाल को जरा गहराई में समझते हैं। और देखिए, ये जो बात है ना, ये इस पूरी सूरत हाल को बिल्कुल ठीक से बयान करती है। जदीद भारत में मुलाजमत एक अजीब सी पहेली बन गई है। मतलब जिनके पास नौकरी है वो खुश नहीं है, और जो बेरोजगार हैं वो भी उतने ही परेशान हैं। ये कैसा तज़ाद है? तो चले सबसे पहले इसी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक बढ़ती हुई मईशत अपने ही काम करने वालों को इस तरह तकलीफ में क्यों मुब्तला कर रही है। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। 8,000 तनख्वाहदार लोगों से जब पूछा गया तो पता चला कि 71% को अपनी नौकरी के हवाले से अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है। 61% बेचैनी यानी एंजाइटी का शिकार हैं और 47% नाखुश हैं। ये सिर्फ एहसासात नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स की जीती जागती हकीकत है। और ये जो नाखुशी है ना, ये अब काम से मुकम्मल लाताल्लुकी और शदीद थकावट की एक वबा की तरह फैल चुकी है। ये एक ऐसा मसला बन गया है जो ना सिर्फ लोगों की ज़हनी सेहत को तबाह कर रहा है, बल्कि मुल्क की पैदावारी सलाहियत पर भी असरअंदाज हो रहा है। तो अब हम इस बुहरान की अलामात को ज़रा करीब से देखते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब एक सिस्टम इतने दबाव में होता है तो उसकी निशानियाँ क्या होती हैं। ये एक तरह से सुराग लगाने जैसा है कि आखिर ये बेचैनी काम की जगह पर खुद को कैसे जाहिर कर रही है। इस सिलसिले में जो सबसे बड़ा ट्रेंड नज़र आ रहा है वो है क्वाइट क्विटिंग, यानी खामोश इस्तीफ़ा। अब इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि लोग सच में नौकरी छोड़ रहे हैं, नहीं, इसका मतलब है कि वो ज़हनी तौर पर अपने काम से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। वो बस इतना ही काम करते हैं जितना करना बिल्कुल ज़रूरी है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं, कोई पैशन नहीं, बस आए, घड़ी देखी और चले गए। जिस्मानी तौर पर तो दफ्तर में हैं, लेकिन ज़हनी तौर पर कहीं और ही हैं। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प फ़र्क समझने वाला है। एक होता है खामोश इस्तीफ़ा और दूसरा होता है बाआवाज़ इस्तीफ़ा। खामोश इस्तीफ़ा वाले लोग काम से जुड़े नहीं होते, बस अपने लिए काम करते हैं। लेकिन जो बाआवाज़ इस्तीफ़ा देते हैं वो तो फ़ाल तौर पर नाराज़ होते हैं, गुस्से में होते हैं और इदारे के ख़िलाफ़ काम करते हैं। भारत में असल मसला पहली किस्म के लोगों की बढ़ती हुई तादाद है, जो खामोशी से सिस्टम से अलग हो रहे हैं। और ये सिर्फ अदम दिलचस्पी की बात नहीं है। मैकेंजी का एक सर्वे बताता है कि 69% भारतीय वर्कर्स बर्नआउट यानी शदीद जहनी और जिस्मानी थकन की अलामात का सामना कर रहे हैं। ये एक चौंका देने वाली हकीकत है, और ये शराब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसका जज्बाती असर भी बहुत गहरा है। ज़रा सोचिए, 36% भारतीय वर्कर्स दिन का ज़्यादातर हिस्सा उदासी में गुजारते हैं, जबकि दुनिया भर में ये औसत सिर्फ 23% है। ये कितना बड़ा फ़र्क है। और उदासी के साथ साथ गुस्सा भी है। 31% भारतीय वर्कर्स दिन में अक्सर गुस्से का तजर्बा करते हैं, जबकि आलमी औसत 22% है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये एक ऐसी वर्कफोर्स की तस्वीर है जो बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है। तो ये सारी अलामात, बर्नआउट, उदासी, खामोश इस्तीफ़ा, ये कहीं हवा से तो नहीं आ रही हैं, ठीक है ना? ये सब एक बड़े और गहरे मसले की तरफ इशारा कर रही हैं। तो आइए अब निज़ाम में मौजूद उन दरारों को देखते हैं जो इस बहरान की असल वजह हैं। इस सारी बेचैनी और अदम इत्मीनान के पीछे कई वजूहात हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जहरीला वर्क कल्चर और इख्तियार की कमी, नौकरियों का अदम तहफ़्फ़ुज़, मर्दों और औरतों की तनख्वाहों में फ़र्क, तालीम और मार्केट की ज़रूरतों में फ़ासला, और बुलंद जीडीपी के बावजूद रोज़गार के मौक़े में सुस्त इजाफ़ा। आइए इनमें से कुछ पर ज़रा तफसील से बात करते हैं। ये बयान, जो एक इंटरव्यू से लिया गया है, बहुत से कॉर्पोरेट कल्चर्स की एक तल्ख़ हकीकत को सामने लाता है। ये सोच के एक बार जब मैं किसी को नौकरी पर रख लूं तो उसकी ज़िंदगी, उसका वक्त, सब कुछ मेरा है और मैं जब चाहूं इस्तेमाल कर सकता हूं। ये मुनाफे को इंसानों पर तरजीह देने वाली जहनियत है, और यही सोच बर्नआउट की सबसे बड़ी वजह बनती है। एक और बहुत बड़ी दरार सिनफी तनख्वाह का फ़र्क है। सोचने की बात है कि भारत में एक ही काम के लिए जहां एक मर्द को पूरा 1 रुपया मिलता है, वहीं एक औरत को सिर्फ 70 पैसे मिलते हैं। ये नाइंसाफ़ी तो है ही, लेकिन ये मईशत के लिए भी बहुत नुकसानदेह है।
اور اب یہ دیکھیے، یہ تو بالکل ہی الٹا حساب ہے۔ یہ ڈیٹا ایک اور عجیب تضاد دکھاتا ہے کہ جیسے جیسے تعلیم کی سطح بڑھتی ہے، بے روزگاری کی شرح بھی بڑھ جاتی ہے۔ گریجویٹس میں بے روزگاری 7% سے بھی زیادہ ہے، جبکہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان میں یہ تقریباً 0 ہے۔ تو ساری بات آ کر یہاں رکتی ہے کہ اصل مسئلہ ایک مس میچ کا ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام وہ عملی ہنر سکھائی نہیں رہا جس کی جاب مارکیٹ کو اصل میں ضرورت ہے۔ تھیوری پر بہت زیادہ زور ہے لیکن پریکٹیکل سکلز پر بہت کم۔ اچھا، اب جب ہم نے مسئلہ اور اس کی وجوہات کو کافی حد تک سمجھ لیا ہے تو یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ اگر اس پر کچھ نہ کیا گیا تو اس کی قیمت کیا چکانی پڑے گی، اور یہ قیمت معاشی اور سماجی دونوں لحاظ سے بہت بھاری ہے۔ صرف ایک مثال لیتے ہیں صنفی مساوات کی۔ اگر کام کی جگہ پر مردوں اور عورتوں کو برابر کے موقع اور تنخواہ دی جائے تو ایک اندازے کے مطابق 2030 تک بھارت کی جی ڈی پی میں $770 ارب کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ اس سے ملک کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا معاشی موقع ہے جسے ہم ضائع کر رہے ہیں۔ لیکن معاشی نقصان سے بھی بڑھ کر انسانی قیمت ہے۔ نوجوان آبادی کی صلاحیتوں کا ضیاع، بہترین ٹیلنٹ کا ملک چھوڑ کر باہر چلے جانا جسے ہم برین ڈرین کہتے ہیں، شناخت اور مقصد کا بحران، ذہنی صحت کے بڑھتے ہوئے سنگین مسائل اور سماجی بے چینی کا خطرہ، یہ سب اس ٹوٹے ہوئے نظام کے سنگین نتائج ہیں۔ تو کیا اس کا کوئی حل ہے؟ کیا کوئی راستہ ہے آگے بڑھنے کا؟ خوش قسمتی سے ہاں۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ورکرز، کمپنیوں اور پورے ملک کے لیے کام کے مستقبل کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے 3 سطحوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے فرد کی سطح پر، ذہنیت کو صرف نوکری ڈھونڈنے سے بدل کر مسلسل نئی چیزیں سیکھنے اور اپنی مہارتوں کو بہتر بنانے کی طرف لانا ہوگا۔ اس کے بعد کمپنیوں اور آجروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اعتماد کا ماحول بنائیں، تنخواہوں میں شفافیت لائیں اور ذہنی صحت کے لیے سپورٹ فراہم کریں۔ اور آخر میں حکومت اور پالیسی بنانے والوں کو تعلیمی نصاب بدلنا ہوگا، لیبر قوانین پر سختی سے عمل کروانا ہوگا اور ہنر پر مبنی روزگار کو فروغ دینا ہوگا۔ حتمی مقصد ایک ایسی ترقی کرتی ہوئی معیشت بنانا ہے جس کی بنیاد خوشحال اور صحت مند ملازمین پر رکھی گئی ہو۔ یہ ایک ایسا مستقبل ہے جہاں معاشی ترقی اور ملازمین کی بھلائی الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ اور آخر میں یہ ایک سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ بھارت کے نوجوان اس کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، لیکن کیا ملک کا نظام اس سرمایہ کی قدر کرنے اور ان پر سرمایہ کاری کرنے کے لیے واقعی تیار ہے؟ اسی سوال کا جواب بھارت کے مستقبل کا تعین کرے گا۔